हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन और म्यूटेशन इन जेनेटिक कोड। म्यूटेशन में सडन एंड हेरिटेबल चेंजेस होते हैं और ये ऑब्जर्व किए जाते हैं डीएनए में। मीन्स सडन एंड हेरिटेबल चेंजेस इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। और म्यूटेशन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था सेठ राइट ने। कब? 1791 में। किसमें? मेल लम में। और इसका रीज़न था कि इसकी जो लेग्स हैं वो बहुत शॉर्ट थी। होता क्या था कि जो शीप है पहले ये काफ़ी बड़ी होती थी और इन्हें एक जगह रख कर इनको पालना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि इस बाड़े में से ये इससे बाहर आ जाती थी। सडनली कुछ ऐसा हुआ कि जो मेल है वो कैसा था? शॉर्ट लेग था और ये ट्रेट भी डोमिनेंट था। तो इस ट्रेट का यूज़ किया फॉर फर्दर फर्टिलाइजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रीड ऑफ शीप। कौन सी? एनकॉन। और आप देख सकते हैं डायग्राम में कि इसके पैर काफ़ी छोटे हैं और जिसकी वजह से प्रेजेंट में इसका यूज़ किया जाता है। म्यूटेशन टर्म प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी व्रीज इन 1900 में रिगार्डिंग हेरिटेबल चेंजेस इन ओइनोथेरा। ओइनोथेरा एक प्लांट है और इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं। एक्चुअली इन्होंने टर्म तो दी है तो अच्छी बात है, लेकिन जो रीजन था ओइनोथेरा में वो क्रॉसिंग ओवर था, ना कि म्यूटेशन। मॉर्गन परफॉर्म systemic studies of mutation on white-eyed mutant of ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला पर एक सिस्टमिक स्टडीज़ की और इन्होंने जो वर्क किया उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला इन 1933 में। इसी तरह से यूटिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इन जेनेटिक स्टडीज़ ये की थी H.J. मुलर ने इन 1927 और इन्हें भी 1946 में नोबेल प्राइज़ मिला। और इनका जो वर्क था वो था म्यूटाजेनिक एक्शन ऑफ एक्सरेज इन ड्रोसोफिला, कि एक्सरे किस तरह से म्यूटेशन कॉज करती है ड्रोसोफिला में। म्यूटेशन के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, डेफिनेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सडन चेंजेस इन डीएनए। तो मोस्ट ऑफ म्यूटेशंस आर रेसेसिव होते हैं। रेसेसिव का मतलब है कि जनरली डज नॉट एक्सप्रेस इन प्रोजेनी, बट फ्यू म्यूटेशंस आर डोमिनेंट, जैसे एपिलिया, और इसमें होते हैं रेसेस ऑन स्किन, और ये रेसेस रेड कलर के भी हो सकते हैं। इसी तरह से एक म्यूटेशन और है एकोंड्रोप्लास्टिक, और ये एक तरह की ड्वार्फिज्म है ह्यूमन में, और इसका रीज़न है कि जो बोन्स की ग्रोथ है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ ह्यूमन वो हाइट में काफ़ी छोटे होते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट फीचर है म्यूटेशन का कि म्यूटेशंस आर रिकरेंट, कि सेम म्यूटेशन हुआ है और वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में किसी में अपीयर हो सकता है और किसी में अपीयर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर 100 पीपल्स में म्यूटेशन हुआ तो 100 में ही वो अपीयर होगा। कुछ में अपीयर हो सकता है, कुछ में अपीयर नहीं होता है, या फिर कि डिफरेंट जनरेशन्स में भी अपीयर होता है। सपोज़ किसी के फादर के म्यूटेशन हुआ तो उसके बेटे में कोई सिम्टम नहीं आएगा, लेकिन उसके पोते या फिर उसकी जो फर्दर जनरेशन है उसमें इसके इफेक्ट आ सकते हैं। 0.1% इंड्यूस्ड म्यूटेशन आर बेनिफिशियल। ध्यान दीजिएगा, इंड्यूस्ड म्यूटेशन मतलब जिसे हम जानबूझकर करते हैं बाय ह्यूमन एफर्ट्स, उसका ओनली 0.1% म्यूटेशन ही बेनिफिशियल होता है। और ये म्यूटेशन यूज़ किया जाता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। इसी तरह से एक एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, परभनी क्रांति, ये एक वैरायटी है जिसे
म्यूटेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन वो होते हैं जो सेल्फ होते हैं, नेचर से कॉज होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी म्यूटेशन इन नेचर विदाउट नॉन कॉज आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, अपने आप होते रहते हैं जिसका हमें भी पता नहीं चलता है। म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस वो होते हैं जो कॉज करते हैं म्यूटेशन। जेंस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, केमिकल एजेंट एंड फिजिकल एजेंट। केमिकल म्यूटेशंस जो केमिकल म्यूटेशन कॉज करते हैं, तो इसमें कुछ नाम है, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, एक्रिडिन डाई, और ये एक्रिडिन डाई ध्यान दीजिएगा ये काम आती है किसमें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। इसी तरह से इथिडियम ब्रोमाइड, ये भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ की जाती है। और नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, ये भी म्यूटेशन कॉज करती है। और कुछ फिजिकल एजेंट हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, फॉर एग्जांपल यूवी रेडिएशंस, एक्सरेज एंड गामा रेडिएशंस। टाइप ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन में तो चेंजेस इन सिंगल बेस, अगर कंप्लीट डीएनए में केवल एक बेस पेयर चेंज हुआ है तो इसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, और इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। इसी तरह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एक बेस चेंज नहीं होता है, ग्रुप ऑफ बेस चेंज होता है, और इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। और इसमें एक या एक से अधिक बेसेस बार बार डिलीट या डुप्लीकेट होते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में ये 2 क्रोमोसोम हैं, हमने बनाए हैं, और इसकी नंबरिंग की है हमने। डिलीशन, तो डिलीशन में होता क्या है कि अगर क्रोमोसोम ये वाला अगर कुछ इस तरह से दिखाई दे तो डिलीशन में क्या हुआ कि 1, 2 और 5, 6, तो इसमें क्या डिलीट हो चुका है, 3 और 4 बेस। इसके बाद बारी आती है इन्वर्जन की। इन्वर्जन में कि जो क्रोमोसोम है इसमें ये इन्वर्स हो जाते हैं, 1 के बाद 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6, तो इसमें 2, 3, 4 ये क्रोमोसोम क्या हो गए, इन्वर्स हुए हैं। इसी तरह से डुप्लीकेशन, तो आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम 3 और क्रोमोसोम 4 इन दोनों का डुप्लीकेशन हुआ है। और लास्ट हमारे पास में बचता है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में 2 क्रोमोसोम ये और ये, इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल तो आप देख सकते हैं 7, 8, 1, 2 की जगह पर क्या है 7, 8, तो 1, 2 कहाँ चला गया, हमारा यहाँ का क्रोमोसोम चला गया इस वाले पर, और इसका जो 7, 8 था वो कहाँ पर आ चुका है हमारे पास, इस क्रोमोसोम पर। तो इस तरह के एक्सचेंज को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं और ये 3 कोडोन से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल AUG, तो एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन, अगर ये 3 है तो ये 3 मिलकर मेथियोनिन अमीनो एसिड को बनाते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन इज ए चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन द जीन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है इसमें 2 चेन होती हैं, एक होती है अल्फा और दूसरी होती है बीटा। तो इस बीटा जो चेन है
इसके 6th अमीनो एसिड पर, कौन सी पोजीशन पर, इस तरह से अगर हम बात करें तो इसके 6th अमीनो एसिड पर चेंज होता है, और उस चेंज होने की वजह से, केवल एक बेस चेंज होने की वजह से ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट होता है वेलिन में, और इस अमीनो एसिड के चेंज होने से कॉज होती है डिजीज सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है ओवल से सिकल शेप। फॉर एग्जाम्पल, राम हैज़ रेड कैप, ये रिप्रेजेंट करता है कि ट्रिपलेट कोडॉन एक अमीनो एसिड को बनाते हैं और इससे बनती है एक फंक्शनल प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है वो इक्वल टू फंक्शनल प्रोटीन है। तो इस कंडीशन में अगर एक नाइट्रोजन बेस पेयर और ऐड होता है तो सेंटेंस क्या बनेगा, राम हैज़ BRE, बी आगे आने से, क्योंकि ये ट्रिपलेट होते हैं तो डी हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, तो DCA और पी आ जाएगा अलग, तो प्रोटीन जो होगी वो फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनती है, मीन्स ये जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज कर सकती है। अगर एक बेस पेयर और ऐड होता है तो राम हैज़ बी के बाद क्या ऐड हुआ, आई, तो BIR ADCAP, तो एक सेंटेंस नहीं बना, इसका मतलब है कि एक फंक्शनल प्रोटीन भी नहीं बनती है। और अगर एक कंप्लीट अमीनो एसिड ऐड हो तो चांस बनते हैं कि एक फंक्शनल प्रोटीन बन जाए। फॉर एग्जांपल, राम हैज़ बिग रेड कैप, तो न्यू जो अमीनो एसिड है वो कौन सा ऐड हुआ है इसमें, BIG, इस तरह से। तो जो जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट है कि ये कितने इम्पोर्टेंट हैं लाइफ के लिए, कि ये फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं, और किसी भी तरह की प्रोटीन की एरर वो बनाती है बैड प्रोटीन, और बैड प्रोटीन डिजीज़ कॉज कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि बैड प्रोटीन में एक एग्जाम्पल है हमारे पास में प्रियोन, और प्रियोन जो है वो बैड प्रोटीन होती है, बननी तो फंक्शनल प्रोटीन चाहिए थी, लेकिन ये प्रोटीन कैसी बनती है, बैड प्रोटीन, और इस बैड प्रोटीन बनने की वजह से ये कॉज करती है डिजीज़, जैसे अल्जाइमर डिजीज़, तो ये किसकी वजह से होती है, प्रियोन की वजह से। कुरू डिजीज़, ये भी प्रियोन की वजह से होती है। और कुरू डिजीज़ के बारे में तो एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है, न्यू गुआइना, एक जो न्यूयॉर्क के पास की कोई जगह है, वहाँ के लोग ह्यूमन के ब्रेन को खाते थे आफ्टर डेथ, तो उस वजह से ये डिजीज़ वहाँ से या उसके आसपास के एरिया से फैली, और इसमें न्यूरॉन्स वो डिजनरेट हो जाती हैं। थैंक यू।